विप्रो लिमिटेड एक ऐसा जायंट आईटी स्टॉक जिसने ना लार्ज कैप में काफी अपने पीयर से अंडर परफॉर्म किए हैं। उनके पीयर जो चार मेन आईटी लार्ज कैप स्टॉक है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, उसमें विप्रो हम एक्चुअली ना पिछले 5 साल से लैगार्ड रहा है। ऑलमोस्ट 89% का अगर आप देखो तो ग्रोथ हुआ है स्टॉक प्राइस में, लेकिन एचसीएल वैसे कोई स्टॉक तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो विप्रो क्यों लैगार्ड रहा है कंपेयर टू ऑल द अदर थ्री पीयर्स, आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफी निवेशकों ने ये फरमाइश की है और उनके नाम है प्रियंजन दास, राजेंद्र मंत्री, डीएसपी अजय मन, नरोत्तम एंड कार्तिक। तो इन लोगों ने बोला है कि भाई विप्रो का पूरा एनालिसिस किया है। तो आज पूरा एनालिसिस करते, विप्रो का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा था और हम आज जानेंगे क्यों ये विप्रो इस तरह से स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, क्या रीजन बिहाइंड है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी कंपनी जो सालों से इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से समहाउ क्यों परफॉर्म नहीं करे, तो डिटेल में जानते हैं। तो अगेन गाइस, विप्रो का जो रिजल्ट आया था वो इतना अच्छा नहीं था। ओवरऑल अगर आप बात करें कि उसमें काफी सारे, मेनली तो उनका जो रेवेन्यू में इतना एक्चुअली अपटिक नहीं आया है जितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। इवन हम लोग गाइडेंस की बात करें वो सब तो एक बाय एक पॉइंट लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग विप्रो का, अगर हम लोग स्टॉक प्राइस देखें, ओके, ओवरऑल, सो विप्रो ने पिछले 3 साल में, जैसे मैंने बोला ना, इतना परफॉर्म नहीं किया। -3% और -6% स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है। जबकि आप बात करोगे 3 साल का, अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सॉरी सेल्स ग्रोथ की, इट इज 13%, कंपाउंडेड ग्रोथ 0%, प्रॉफिट ग्रोथ, यानी प्रॉफिट इतना बढ़ा ही नहीं है 3 साल में। लेकिन हाँ, 1 साल में इवन दो ये दोनों माइनस है, समहाउ पी एक्सपांशन के वजह से 25% से स्टॉक प्राइस बढ़ा है। आरओई ऑलमोस्ट 14-17 है, तो ठीक है इतना, लेकिन लास्ट ईयर का कम था। 17% इज ओके, बट लेकिन इनका अगर आप यहाँ देखो पिछले 10 साल में क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, कुछ नहीं है। सिर्फ 3 साल 3% का है, जो अच्छा नहीं है। कोई भी एंगल से, कोई भी मैट्रिक से देखोगे ये प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है कि विप्रो ने उसके आगे के 15-20 साल इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि लोगों को उम्मीद रहती है कि भाई ये कभी ना कभी तो ये घोड़ा दौड़ेगा, लेकिन अभी तक वो दौड़ नहीं पाया है। तो इतना ओवरऑल ना परफॉर्मेंस दिया नहीं है। पिछले 10 साल की बात कर ले तो हम लोग, अगेन अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल ये स्टॉक का कंपैरिजन कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स, ओके, सो विप्रो अगर आप देखो रेवेन्यू, ओवरऑल हम लोग ग्रोथ की बात करें तो विप्रो आईटी का अगर आप देखो 14-24 में ये -3.2 था, 25 में -1.9, जबकि टीसीएस 6.4, इन्फोसिस 4.7, एचसीएल 4.9, सभी पॉजिटिव ट्रेजेटरी में है और कंपेरेटिवली ग्रो कर रहे हैं कंपेयर टू विप्रो। तो विप्रो एक ही ऐसा स्टॉक है, ऐसी कंपनी है जो नेगेटिव जा रहा है। हम लोग अगर ग्रोथ की बात करें तो डॉलर में, अगर मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर देखिए कि 2022 में इनका 16% मार्केट शेयर था, 40% टीसीएस का था, इन्फोसिस का 25 और एचसीएल का 18। अभी ये घट के अभी 14% हो गए, यानी वो लोग मार्केट शेयर भी घुमा रहे हैं कंपेयर टू TCS 41%, Infosys 26, and almost HCL is 18.6. So somehow they are losing market share also because of their performance, और वन ऑफ द रीजन इज मैनेजमेंट ऑल्सो, वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, काफी सारे एट्रीब्यूट्स हमें समझने पड़ेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग इन विप्रो की, क्या ये लायक है कि नहीं है, कि क्या ये अच्छा ग्रोथ दे पाएंगे का नहीं फ्यूचर में। ओके, अगर पीएस कंपैरिजन की बात करें तो ओवरऑल अंडर इंडस्ट्री पी 34.36 है। ओके, तो इसमें से टीसीएस 32 है, इन्फोसिस 28 है, एचएल 26 है, लेकिन विप्रो का सबसे कम है, 23.5 है। कुछ महीनों पहले ये 17-18% हुआ, 17-18 का पी था, आई थिंक 6-7 महीने पहले। अभी वो बढ़ के 23.5 हुआ है। आरओई अगर आप देखो, आरओसी देखो, कंपेयर टू अदर थ्री लार्ज कैप काफी लोअर है। सो इतना रिटर्न ऑन इक्विटी है नहीं, आरओए में भी कम है। ठीक है, तो ओवरऑल रेशियोज भी इतने अच्छे नहीं है और रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं दे रही है। अगर हम लोग बात करें कि इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ, जैसे नहीं बोला मैंने कि पिछले 3 साल का ऑलमोस्ट 0% ग्रोथ है। ओके, जबकि आप देखो टीसीएस का 11-12% से ग्रो हुआ है, इन्फोसिस का 10.4 और एचसीएल का 12.6। तो
बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू ऑल अदर थ्री पीयर्स कंपैरिजन। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखो, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक में, तो आप कमाने के लिए कर रहे हो, तो क्यों ना आप बेटर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए पीयर्स कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझने की, कि भाई कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो। जस्ट बिकॉज स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, जैसे अभी विप्रो कंपैरेटिवली वैल्यूएशन वाइज तो ऑफकोर्स सस्ता है कंपेयर टू टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, लेकिन क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, वही आपको क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो प्रॉब्लम है कंपनी में, जिसके वजह से कंपनी ये परफॉर्म नहीं कर रही है। करेक्ट। और ऑल्सो आपको फ्यूचर ग्रोथ भी देखना है कि भाई फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किया वो करंट प्राइजेस के बेस पे किया, करंट रेशियोज के बेस पे किया, लेकिन फ्यूचर में जो होगा उससे ही पता चलेगा आगे आपका स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। सो ये एक पीयर्स कंपैरिजन था ओवरऑल। फिर हम लोग जब बात करते हैं कि अक्रॉस वर्टिकल्स इनका कैसा रहा जून 24 क्वार्टर में। सो जैसे तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो बेसिकली रेवेन्यू टोटल ये है, उसमें से कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग बात करें 100 में से जो बीएफएसआई है वो 34% है। ओके, 34 तो मैक्सिमम वही है। 19% कंज्यूमर है, 14% हेल्थ केयर है और एनर्जी ऑलमोस्ट 11%। तो ये इनका ग्रोथ है, सॉरी कंट्रीब्यूशन है। उसमें से बीएफएसआई एक्चुअली देखो अब नेगेटिव जा रहा है, तो करेक्ट, तो इनके जो मेजर सेगमेंट है वही नेगेटिव जा रहा है, सिर्फ हेल्थ केयर इनका पॉजिटिव जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अदरवाइज सभी नेगेटिव जा रहे हैं, जिसके वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ। अगर इसको अगर बेसिकली विप्रो को ग्रो करना है तो बीएफएसआई में पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ लेवल, और वो भी अच्छी 5-6%, 10% से मिनिमम होना चाहिए ग्रोथ। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो टोटल आता है उसमें से अमेरिका वन, अमेरिका, यानी वहां से मैक्सिमम 7 ऑलमोस्ट 62% वहीं से ही आ रहा है। यूरोप का 27.6 है और एपीएमई 10.7 है। तो मैक्सिमम यूएसए से आ रहा है, लेकिन वहां ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। यूरोप तो लेते कहते हैं ना खड्डे में गया हुआ है, और एपीएमई नहीं है, मिडल ईस्ट बेसिकली, और कुछ नहीं है, मिडल ईस्ट से 13.6 माइनस है। तो बिकॉज यूएस ग्रोथ नहीं हो, यूरोप ग्रोथ नहीं हो, वहां बहुत प्रॉब्लम है। यूरोप में अभी इंटरेस्ट रेट कट हुए, तो होपफुली यहाँ से सिचुएशन बेटर होगी, और यूएस में भी सेम प्रॉब्लम है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं हो रहा है आईटी कंपनीज में, क्योंकि जब आपका ऑलरेडी देखो ओवरऑल इकोनॉमी ठीक ठाक है, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आईटी का जो बजट आता है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में, तो अनलेस बीएफएसआई वहां ग्रो नहीं, बीएफ यानी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रो नहीं होंगे, तो यहाँ पर तो आपको भी पता है यूएस में और यूरोप में दोनों में बैंकिंग में प्रॉब्लम आ गई है, इसके वजह से वो ग्रो नहीं हो रही है। अगर कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें, सो ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन टॉप का 4% है, टॉप 5 का 13.6, टॉप 10 का 22.5, बाकी बेसिकली अदर देन दैट 77% वहां से आ रहा है। सिमिलरली अगर मार्जिन प्रोफाइल की बात करें कि किस तरह से मार्जिन प्रोफाइल रहा है, सो ओवरऑल यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्जिन सबसे ज्यादा अमेरिका 2 में है। ओके, और क्वार्टर एंड क्वार्टर ये दोनों में कम हुआ है। करेक्ट। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी ना दोनों में इतना है नहीं। ठीक है, तो बहुत ही माइल्ड ग्रोथ है, और मार्जिन भी बढ़ नहीं रहे। एक्चुअली मार्जिन तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हो, यहाँ माइनस में फिगर है, ये नीचे जा रहा है। ओके, विच इज नॉट अ गुड साइन, और वो यही बताता है कि डिमांड इतनी खास है नहीं, कंपनियां ज्यादा आईटी में स्पेंड नहीं की, इसके वजह से वो नेगोशिएट करें, इसलिए आपका मार्जिन भी काफी डाउन जा रहा है। ऑल्सो जब आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ डिक्लाइन, तो आप देखो जब 22 की बात थी, इनिशियली यही पीरियड था, वो एक गोल्डन पीरियड था, ये सडनली एक जंप हुआ था इनके वाई कांस्टेंट रेवेन्यू, ये मैक्सिमम, और यहीं एक्चुअली प्राइस बहुत ही ऊपर चला गया था, और ये कब का है, अराउंड 21-22 कोविड के टाइम का है। तो कोविड के टाइम पे काफी अच्छा बेसिकली इंक्रीज, और बाद में आप देखो क्या बुरी तरह से ये एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ नीचे गया है, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट अभी माइनस में घूम रहा है। सो बहुत, यानी ये होना जो बाकी सब आईटी लार्ज कैप कंपनी नहीं, यानी ये बहुत ही
खराब साइन है, ये साइन अच्छी नहीं है कि क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपके कॉम्पिटिटर ग्रो कर रहे हैं। यानी कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो आपको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम चल रहा है इस कंपनी में, करेक्ट? और उसके लिए मैनेजमेंट ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है कि भाई मैनेजमेंट क्या कर रही है, ओके? टोटल अ, हम लोग वॉल्यूम की नहीं, टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल डील वैल्यू की हम लोग बात करें, तो ओवरऑल वो भी डील वैल्यू भी एक्चुअली कम हुआ है, ओके? सो टीसीवी कुछ नहीं है, टोटल कमर्शियल वैल्यू है। तो आप देखो कि ये ट्रेंड इन लार्ज डील टीसी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखो यहाँ, अब ये जो है कोविड के बाद के टाइम का था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, अभी ये माइनस में चला गया है। तो टोटल कमर्शियल डील भी जो भी आती है इनकी, वो भी डाउनवर्ड साइड में है। तो लार्ज डील, हाँ, लार्ज डील मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग डील की बात करें तो इनकी ग्रोथ नीचे आ रही है। जबकि इन्फोसिस, टीसीएस, उन सब की, इन्फोसिस खास करके ना काफ़ी डील इस महीने इस क्वार्टर में इंक्रीज़, वन ऑफ द हाईएस्ट डील दे एवर हैड। लेकिन समहाउ विप्रो वहाँ स्ट्रगल कर रहा है। अब जब आपको डील नहीं मिलेगी तो आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ने वाला है? ओके, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप देखो कि ओवरऑल आप देखो कि पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है टोटल वैल्यू की, टोटल जो डील वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो आप देखो पूरा नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, विच इज, तो यहाँ भी इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत, खास करके इनको नए नए कस्टमर लाने पड़ेंगे और नो बिलो अराउंड 50 to 100 मिलियन के बीच में काफ़ी लाने पड़ेंगे। अगेन बीएफएसआई जो उनका मेन है सेगमेंट, 38% उनका मेन सेगमेंट, उसमें उन्होंने कैप्को का एक्विजिशन किया था, लेकिन उसका ग्रोथ देखो वो भी नेगेटिव जा रहा है, और वो मेनली जैसे मैंने बताया कि यूएस और यूरोप में जो इश्यूज चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट होगा तभी ये डिस्कशन स्पेंड होगा, इसके वजह से यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी नीचे जा रहा है। ओके, और जब तक बीएफएसआई रिकवर नहीं होगा तब तक विप्रो में रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम लग जाते हैं। एट्रिशन रेट, चलो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक समय पे 22-23 में जब कहते हैं ना कोविड क्राइसिस के टाइम एट्रिशन बहुत ही आया था, वो अभी कम होके ऑलमोस्ट 14% आ गया है। सो विच इज समहाउ अ गुड साइन, कंपेयर तो भी ये ज़्यादा ही है कंपेयर टू अदर लार्ज प्लेयर्स, बट यार ठीक ठाक है। तो यहाँ एक एट्रिशन, और वो क्या है कि एट द एंड ऑफ द नाउ आईटी में आपको भी पता है कि इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी, इसलिए लोग बेसिकली कंपनियां चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो वहाँ काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अभी जब हम लोग बात करते हैं कि भाई फ्यूचर आउटलुक कैसा लग रहा है विप्रो की, तो बेसिकली अगर यहाँ हम लोग एक दो चीज़ की मैं खास बात करना चाहूँ कि यहाँ जो टर्न अराउंड के जो चांसेस लग रहे थे कि भाई टर्न अराउंड होगा, वो हमेशा बार-बार फेल होते जा रहे हैं। ओके, बीच में भी स्टॉक प्राइस इसलिए ही बढ़ा था कि लग रहा था कि एक टर्न अराउंड होगा, लेकिन समहाउ जब भी रिजल्ट आता है ना, वहाँ एक प्रॉब्लम ही आती है, समहाउ विप्रो इज़ नॉट एबल टू टर्न अराउंड। अगेन जो सीईओ, पुराने जो सीईओ चले गए और नए सीईओ है, उनके लिए नो लार्ज डील पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है। अगेन स्ट्रॉन्ग एजुकेशन करना पड़ेगा, फटाफट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। क्योंकि देखो मैनेजमेंट बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारे हाई लेवल की मैनेजमेंट यहाँ से निकल गई है विप्रो में, और उनको रिप्लेसमेंट हुआ है। उसके वजह से मैंने वन ऑफ द बिग रीजन इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो चला गया, ओके, और जो नए मैनेजर वो समहाउ दे आर नॉट एबल टू टैकल इट प्रॉपर्ली। अगेन उनको एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ चाहिए बियॉन्ड टॉप अकाउंट टू रिवोगरेटेड सब्सटेंशियल ग्रोथ, यानी बेसिकली अनलेस एक ब्रॉड बेस उनका ग्रोथ नहीं होता एक्रॉस, यानी बीएफएसआई तो चलो रिकवर होना चाहिए, प्लस जो 38-40% उनका, ऑल द अदर सेगमेंट शुड आल्सो रिकवर, तो कोई चांसेस बनते हैं कि विप्रो में रिकवरी आएगी। अगेन डिमांड एनवायरनमेंट तो जैसे मैंने बोला आपको कि वो एक चैलेंजिंग डिमांड है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंटिन्यूज टू बी लो एट यूएस लेवल एंड यूरोप लेवल, तो ये चीज आपको ध्यान में रखें। लेकिन जो सितंबर में अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है और आगे जाके भी कट होगा, तो वो एक बेनिफिशियल पार्ट हो जाएगा इन सब आईटी कंपनी, और इसके वजह से अगर आप देखो 2 महीने से आईटी स्टॉक्स काफी रैली कर रहे थे, क्योंकि एक उम्मीद लगाई है कि भैया सितंबर के बाद रेट कट होगा। जैसे इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने क्या बढ़िया रिजल्ट दिया,
करेक्ट, क्योंकि वहाँ भी अगर आप देखो ना तो उन्होंने तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दिया है, और लेकिन ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट आईटी के लिए आ रहा है, सो वहाँ विप्रो को एक थोड़ा फायदा होगा, लेकिन समहाउ अभी तो वो कैपिचुलेट नहीं, बेसिकली उसको ले नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। अगेन कैपको जो उन्होंने एक्विजिशन किया, उन्होंने अच्छा यूएस बीएफएस और ग्रोथ कस्टमर सेगमेंट में अच्छा, कंज्यूमर सेगमेंट में अच्छा बताया हुआ है। ओके, सो कैपको एक पॉजिटिव साइन है उनके लिए। अगेन जो मैंने आपको जैसे बताया, यूरोप और मिडल ईस्ट में उनके मार्जिन काफी कम हो चुके हैं, तो उनको बेटर करना पड़ेगा। यूएस में कम नहीं हो रहे, लेकिन हाँ नेग्लिजिबल नेगेटिव है, लेकिन अगर मार्जिन जब तक आपका बढ़ेगा नहीं, तब तक आपकी कंपनी भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे नहीं पाएगी। अगेन बेसिकली उनको यूएस, जैसे मैंने बोला, यूएसडी 50 टू 100 मिलियन क्लाइंट्स में उनको फोकस करना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम वहाँ क्लाइंट आए तो उनका ब्रॉड बेस चैनलाइज हो और प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाए। अगेन Wipro's leadership bench and was considerably depleted under previous CEO and requires to be rebuilt। यानी जो पुराने CEO गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो उतना अच्छा काम नहीं करके गए, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि द वे उसके बाद जो उनके टाइम पे ही आई थिंक बड़े-बड़े मैनेजमेंट ने नो सी बेसिकली पर्सनल्स ने रेजिग्नेशन दी है, तो उसके बाद जो नया मैनेजमेंट है उनको बहुत स्ट्रगल हो रही है। अगेन सबसे बड़ी बात, और ये सबसे बड़ी बात है कि विप्रो ने बोला है कि भाई हम लोग -1.5 टू 0.5% कांस्टेंट करेंसी से ग्रो होंगे। यानी ये तो बहुत ही खराब न्यूज़ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप नेगेटिव भी बोल रहे हो, जबकि यहाँ इन्फोसिस ने बोला कि भाई हम तो 3-4% से ग्रो होंगे। करेक्ट, तो जब आपकी कॉम्पिटिटर्स इतने अच्छी तरह से ग्रो कर पा रही है, तो आप क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो? और यही इन्वेस्टर का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि फ्यूचर गाइडेंस से ही पता चलता है कि भाई ये कंपनी कहाँ जा रही है और यहाँ से क्या लग रहा है इस स्टॉक के बारे में। ओके, तो उन्होंने गाइडेंस ऑलरेडी नेगेटिव तक दे चुके हो, यानी इसलिए मार्केट डिड नॉट लाइक विप्रो रिजल्ट, क्योंकि ये मैनेजमेंट अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है दे एबल टू ग्रो, जबकि अदर्स आईटी मेजर कंपनी ने बोला कि फ्यूचर लुक्स मच बेटर। अगर आपको याद है तो जब टीसीएस का भी रिजल्ट आया, दूसरे दिन वो 6% बढ़ा था, एडीआर 8% बढ़ा था, जस्ट बिकॉज दे गिवन अ पॉजिटिव कमेंट, थिंग्स लुकिंग बेटर। लेकिन somehow विप्रो इज नॉट फाइंडिंग थिंग्स लुकिंग बेटर फॉर देम। सो जब ये चीज होती है, तभी आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ तो अंदर चल रहा है जो हमें पता नहीं है। और somehow तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर देखो, मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्ठा दे दिया भाई क्या चल रहा है कंपनी में, और तो उसके बेस पे आपको कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ लेना है कि नहीं लेना। लेकिन अगर सी अगेन, आप ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपको एक आउटलुक दे रहा हूँ। देयर इज नो रिकमेंडेशन हियर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन डोंट थिंक एज अ रिकमेंडेशन, बट अकॉर्डिंगली आपके सहायता के लिए ये सब इंफॉर्मेशन, आप वो एनालिसिस के आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन ये चीज तो है कि आउटलुक इतना कुछ ग्रेट दिख नहीं है, अनलेस अनलेस विप्रो हैज टू प्रूव हिमसेल्फ कि हाँ भाई ये मैं, यानी मैं एज अ विप्रो कंपनी नो आई विल एबल टू ग्रो फ्रॉम हियर। नो, दे हैव टू चेंज द वे दे आर डूइंग बिजनेस। बड़े बड़े क्लाइंट्स तो है, लेकिन छोटे क्लाइंट्स भी काफी लाने पड़ेंगे, और रेवेन्यू में, कांस्टेंट करेंसी में, गाइडेंस में भी ग्रोथ दिखना चाहिए इनका आगे जाके। जब तक सेल्स में टर्न अराउंड नहीं आएगा, तो आपका मार्जिन में भी टर्न अराउंड की शक्यता कम है। रीजन मैं बताता हूँ, लोग नेगोशिएट ज्यादा करेंगे आपके साथ। सो यही है गाइस मेरा आउटलुक विप्रो के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो और आपके भी कोई क्वेश्चंस है और आप चाहते हो कोई स्टॉक हमारे एंड से रिव्यू हो, मेरे एंड से रिव्यू हो, तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं और मेरी टीम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दे कोई भी स्टॉक का जो आपने पूछा गया है। ओके, सो कमेंट बॉक्स डालिए, आई विल डू रिप्लाई दैट। चलिए, तो अब काम करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस आए थे कल बजट के टाइम, तो वो एड्रेस कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधीर बासु बोल रहे कि एलटीसीजी होल्डिंग पीरियड इज 1 year और 2 years? 2 years इज फॉर द नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सुधीर जी, बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी वो लॉन्ग टर्म पीरियड 1 year ही है। ओके, सो बेसिकली 2 year नहीं है, 2 year
2 ईयर है, लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए है, इक्विटी के लिए नहीं है। Sitaraman telling that thank you for the budget analysis. Thank you, Sitaraman. Uh, then another is 1 minute. Yeah. Yeah, Sunil Chibar बोले कि we have no choice. Yes, of course we have no choice but to accept long term capital gain, short term capital gain. देखो यही होता है, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया तो ये होगा तो होगा, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल में माना कि भाई चलो स्पेकुलेशन आपको कम करना था, एफएनओ कम करना था, आपने बढ़ा दिया। सब मार्केट ऐसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था ये, लेकिन लॉन्ग टर्म क्यों बढ़ाए भाई? 10 से 12.5% करने में क्या लॉजिक था, अभी भी मुझे समझ नहीं आया। एक दिन हो गया है बजट रिलीज होने में, तो भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों बढ़ाया। या तो ऐसे ही एक बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं भाई, जितना मिला उतना ले लेते हैं, और उनको लग रहा है कि भाई इक्विटी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन इजीली गिव बहुत कमा रहे हैं तो थोड़ा हम भी ले लेते हैं। और ऐसा भी है, देखो मार्केट इतना गिरा है, मार्केट गिरा लेकिन वो पूरा रिकवर हो गया, तो समहाउ लाइफ मूव्स ऑन और सब लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे और एक दो दिन में ये सब बातें भूल जाएंगे। हाँ, शायद आज चलता रहेगा एलटीसीजी के बारे में, लेकिन ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, somehow I was not happy with the decision taken that long term capital gain में 12.5% कर किया जाए। ओके, देन दूसरा क्वेश्चन है कि यस, गुरचरण सिंह बोल रहे, गुरचरण सिंह बोल रहे कि दे कुड हैव केप्ट 10 ओनली, व्हाई दे हैव डन 12.5। वही बात हो रही है गुरचरण, हम लोग भी यही बोल रहे कि भाई बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं लग रही थी। Yes, Checo Joseph बोले कि long term period has been increased from 1 year to 2 years. Checo Joseph, that is been increased for the non-financial instruments, not for the financial instrument. तो equity comes in a financial instrument, तो वहाँ तो 1 year ही है। Okay. देन दूसरा था पंकज जैन का भी सेम क्वेश्चन, मैंने रिप्लाई कर दिया। पंकज जैन का क्वेश्चन है कि क्या प्रॉपर्टी में से इंडेक्सेशन हट गया है? 100, यस, वो हट गया है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। ऑनेस्टली क्या होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि समझ लो आपने 2000 में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मे बी 20 लाख की, और आज उसकी कीमत हो गई है समझ लो 1 करोड़ रुपए। अब 20 लाख का आप जब इंडेक्सेशन करते हो और जब ये प्रॉपर्टी बेचते हो 1 करोड़ में, तो वो आपको 20 लाख पे इंडेक्सेशन मिलता है, क्योंकि वो हर टाइम हर ईयर इन्फ्लेशन रेट लगता है, तो इन्फ्लेशन से बढ़ता है, वो प्राइस राइज हो जाती है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका 20 लाख समझ लो अभी हो गया है 40 लाख या 50 लाख, चलो 50 लाख समझ लो, तो 1 करोड़ माइनस 50 लाख यानी 50 लाख पे ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, इंडेक्सेशन हट गया, यानी 1 करोड़ माइनस डायरेक्ट 20 लाख, यानी आप 80 लाख पे टैक्स पे करोगे। लेकिन वो जो टैक्स था वो 20% था पहले, जो आप इंडेक्सेशन करते हैं तब 20% लगता था, वो अभी 12.5% हो गया। तो यहाँ देखो फायदा नुकसान किसकी होगा, तो नुकसान जिनकी पुरानी प्रॉपर्टी है 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की, और जैसे आपकी प्राइम लोकेशन में है, मुंबई में है नो, बांद्रा में, ऐसे सब एरिया में जहां आपका कैपिटल एप्रिसिएशन 30 टाइम्स 40 टाइम्स हो चुका है, वहां अगर आप बेचने जाओगे तो भाई बड़ा टैक्स लगेगा। बहुत ही बड़ा टैक्स लगेगा, क्योंकि वहां आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। करेक्ट। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी अभी 3-4 साल पहले लिए या 10-5 साल पहले लिए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, पुरानी प्रॉपर्टी है तो 100% बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर्टी बेचने के पहले ये सब चीजें ध्यान में रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बड़ा टैक्स आप अट्रैक्ट करोगे। हाँ, वो 20 का 12.5 हो गया, लेकिन नहीं, टैक्स तो बड़ा ही होगा। ओके, फिर सो दिस आई थिंक यहीं तक रखते हैं, और बाकी सब क्वेश्चन बाद में लेंगे। 1 मिनट, या ये एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एसके थूमंगरी का क्वेश्चन है कि मिडल ईस्ट स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड नो, अच्छा, या कासा रेशियो इज गोइंग डाउन, करेक्ट? इफ नॉमिनेट कंपनी विल स्टॉल, आई लाइक एसएल इन माय यू, इट शुड ओके। सो उनका यस, एसके थिरुगनरी, आप जो बोल रहे हो वो सही है कि कासा रेशियो डाउन आ रहा है और वो डाउन रहेगा, और ये डाउन जाएगा भी सही। अब ये बैंक के लिए दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कासा रेशियो होता है उसके बेस पे ही आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपका अगर कासा रेशियो नीचे जाता है
आपकी लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सो क्योंकि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो आपको मैंने लास्ट टाइम जो बैंकिंग स्टॉक्स पे डिस्कशन करे तब बताया था, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो डिपॉजिट आपको मिलता है या कासा रेशियो, उसके बेस पे आप क्रेडिट दे सकते हो। तो ऑफ कोर्स ना वो बेसिकली ये तो होने वाला है और मोर एंड मोर फंड्स मार्केट में जाने वाला है। अगर आप यूएसए की बात को, मोर देन 50% ऑफ सेविंग गोज़ टू स्टॉक मार्केट। इवन हम लोग यूरोप की बात करें तो भी ऐसा है, 50%, चाइना में 30%, तो हम तो अभी भी 6-7% है। तो ये आगे जाके बढ़ने वाला है। यहाँ हाँ दिक्कत होने वाली है बैंक के कासा रेशियो मेंटेन करने में। आई एग्री विद दैट। ओके, 100%। देन एक एक क्वेश्चनेबल, अल्टीमेट मार्केट जाएगा कहाँ, कुछ भी नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। करेक्ट, वो बात करें एफएनओ में भी जो टैक्स बढ़ा है, तो उसमें 0.01 से 0.02% हो गया, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% कर दिया, तो वॉल्यूम कम होगा, मार्केट कम होगा। लेकिन एक एक किरण जी ये बोल रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा, और गया भी सही है। यही है कि जब आपके पास इतना लिक्विडिटी फ्लो होता है ना, तो ये तो रहने ही वाला है। एट द एंड ऑफ द डे नो, पीपल विल चेज अ वैल्यू, तो उनको जैसे लगता है तो वो बाय करते नहीं चाहिए। और एट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल गेन होना चाहिए ना, तब आप बाद में आप कैपिटल कहते हैं ना कि टैक्स की बात करें, कैपिटल गेन टैक्स की बात करेंगे, तो कैपिटल गेन तो होगा ही होगा। जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी तो सब सोचते हैं कि हाँ भाई 2.5% ज्यादा देंगे, ठीक है। और स्पेकुलेशन की बात करें तो भाई सब लोग बोले कि ठीक है यार, अभी मुझे जो कहते हैं ना, स्पेकुलेटर तो स्पेकुलेशन करके ही रहेगा। तो वही चीज है, तो वही गवर्नमेंट भी सोचे, इसलिए उन्होंने ज्यादा उस पर अहमियत नहीं दी और टैक्स बढ़ा दिया, और वो नीचे लाना भी चाहते हैं। चले तो यहाँ तक रखते हैं आज। और गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चंस है, एनीथिंग रिलेटेड टू टुडे स्टॉक और फ्यूचर में कोई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, और डू लाइक शेयर दिस वीडियो। एंड गाइस, आपको भी समझना है किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, मैं और मेरी टीम, हम वी प्रोवाइड स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस। लिंक इज गिवन बिलो, आप क्लिक करके आप जरूर अटेंड कर सकते हो वो सेशन को, ठीक है। 1500 रुपीज का जो मास्टर क्लास हम लोग लिटरली फ्री दे रहे हैं। सी, ठीक है। तो चले कल मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।